राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वेलिंगटन में न्यूजीलैंड अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्र निर्माण का बड़ा माध्यम बताया। रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। इसरो भू अवलोकन उपग्रह के प्रक्षेपण के साथ स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाएगा। बांग्लादेश में नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का शपथ ग्रहण आज। पेरिस ओलंपिक में मौजूदा चैंपियन नीरज चोपड़ा आज भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक के लिए खेलेंगे। कांस्य पदक के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना स्पेन से। और भारत ने नेपाल को हराकर कावा महिला वॉलीबॉल नेशंस लीग जीती। समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा सामाजिक कायाकल्प और राष्ट्र निर्माण का माध्यम है। आज वेलिंगटन कन्वेंशन सेंटर में न्यूजीलैंड अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन में राष्ट्रपति ने कहा कि भारत सरकार ने देश में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए अनेक उपाय किए हैं। Education is not just an individual endeavor, but also a vehicle for social change and nation building. Education should be creative and touch all aspects of people's life, be it economic, intellectual, artistic, social or spiritual. राष्ट्रपति मुर्मू न्यूजीलैंड की 2 दिन की यात्रा पर आज सुबह राजधानी वेलिंगटन पहुंची। न्यूजीलैंड के गवर्नर जनरल डैम सिंडिकीरो की उपस्थिति में आज उनका औपचारिक स्वागत किया गया और रॉयल गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राष्ट्रपति गवर्नर जनरल डैम सिंडिकीरो, प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन और उप प्रधानमंत्री तथा विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगी। बाद में वे पुकेहू राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगी। राष्ट्रपति गवर्नर जनरल द्वारा आयोजित राजकीय भोज में भी शामिल होंगी। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय द्विमासिक नीति बैठक 6 अगस्त से मुंबई में चल रही है। बैंक ने फरवरी 2023 के बाद होने वाली पिछली 8 नीति समीक्षाओं में रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया है। लोकसभा में आज आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 विचार और पारित करने के लिए सदन के एजेंडे में सूचीबद्ध है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज ये विधेयक सदन के पटल पर रखेंगे। इस विधेयक का उद्देश्य आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में संशोधन करना है। उधर राज्यसभा में आज के कामकाज में विनियोग संख्या 2 विधेयक 2024 तथा जम्मू कश्मीर विनियोग संख्या 3 विधेयक 2024 विचार व वापसी के लिए सूचीबद्ध है। महाराष्ट्र सरकार ने वैनगंगा नलगंगा नदियों को जोड़ने की 85,000 करोड़ रुपए की परियोजना को स्वीकृति दे दी है। विदर्भ क्षेत्र में किसानों की आत्महत्या वाले इलाके में बड़े पैमाने पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ये परियोजना काफी महत्वपूर्ण है। इस परियोजना में गोदावरी नदी की सहायक नदी वैनगंगा से बुल्ढाना जिले में वैनगंगा परियोजना तक पानी लाने और इसे तापी नदी की उप सहायक नलगंगा से जोड़ने की योजना है। इसके लिए 426 किलोमीटर लंबी नहर का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री कार्यालय की विज्ञप्ति के अनुसार परियोजना के तहत नागपुर, वर्धा, अमरावती, यवतमाल, अकोला और बुल्ढाना के 15 तालुकाओं में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। पानी का उपयोग पीने और औद्योगिक क्षेत्र के लिए भी किया जा सकता है। तेलंगाना सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने हैदराबाद में उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल और गांधी जनरल हॉस्पिटल दोनों के लिए अनुबंध के आधार पर 235 डॉक्टरों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना जारी की है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डी राजनरसिम्हा ने बताया है कि प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर और ट्यूटर के पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। उस्मानिया अस्पताल में 8 प्रोफेसर, 23 एसोसिएट प्रोफेसर, 111 सहायक प्रोफेसर और 33 वरिष्ठ रेजिडेंट डॉक्टरों सहित 175 रिक्तियां भरी जाएंगी। वहीं गांधी अस्पताल में 3 प्रोफेसरों, 29 सहायक प्रोफेसरों, 29 वरिष्ठ रेजिडेंट डॉक्टरों और 4 ट्यूटर पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। ये नियुक्तियां वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से की जाएंगी। स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों को नियुक्तियों में तेजी लाने का निर्देश दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। माँ, आज स्कूल में हमें दस्त से बचने का तरीका सिखाया गया। अच्छा, क्या सिखाया गुड़िया? खाना बनाने से पहले और शौचालय या मल साफ करने के बाद हाथ साबुन से धोना, हमेशा साफ पानी का उपयोग करना और रोटा वायरस और खसरे का टीका सही समय पर लगवाना। वाह, तू तो बड़ी सयानी हो गई है। आखिर आपकी ही तो बेटी हूँ। अधिक जानकारी के लिए आशा दीदी से संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो इस स्वतंत्रता दिवस का जश्न अंतरिक्ष में पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को कक्षा में स्थापित करके मनाएगा। उपग्रह को लॉन्च करने के लिए स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल किया जाएगा, जो 15 अगस्त को सुबह 9:17 पर श्रीहरिकोटा से लॉन्च होगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। इसरो द्वारा तैयार किए गए स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल अपना तीसरा और अंतिम प्रायोगिक उड़ान अगस्त 15 तारीख को श्रीहरिकोटा से करने वाला है। SSLV-D3 रॉकेट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट यानी EOS-08 को लो अर्थ ऑर्बिट कक्षा में पहुंचाएगा। EOS-08 उपग्रह में कई आधुनिक पेलोड उपकरण हैं, जो आपदा, रिमोट सेंसिंग, आग और सैलाब की जानकारी और UV रेडिएशन से जुड़े जानकारी को दे पाएगा। इसरो द्वारा तैयार किए गए छोटे आकार का रॉकेट को बनाने में कम लागत लगेगी, जल्दी से तैयार हो पाएगा। छोटे उपग्रह को भूमि से 500 किलोमीटर ऊपर तक उड़ा पाएगा। इस उड़ान के बाद स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनकर तैयार होने में सक्षम होगा और इससे निजी क्षेत्र को भी लाभ पहुंचेगा। सुधींद्रा, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। बांग्लादेश में नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार आज रात शपथ लेगी। सेना प्रमुख जनरल वकारुज्जमा ने कहा है कि करीब 15 लोग अंतरिम सरकार के सलाहकार के रूप में शपथ ले सकते हैं। उन्होंने देश में 3-4 दिन में हालात सामान्य होने की संभावना भी व्यक्त की है। इस बीच सेना ने देशवासियों से अनुरोध किया है कि अगर किसी को भी तोड़फोड़, हिंसा और हत्या की धमकी मिले तो वे निकटतम सैन्य शिविर से संपर्क करें। ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति कैस सैयद ने प्रधानमंत्री अहमद हचानी को बर्खास्त कर दिया और उनके स्थान पर सामाजिक मामलों के मंत्री कामिल मद्दौरी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। राष्ट्रपति ने कल रात एक बयान में ये जानकारी दी। ये बर्खास्तगी देश के कई हिस्सों में पानी और बिजली कटौती संकट को लेकर बार बार हो रहे विरोध प्रदर्शन के कारण की गई है। हचानी को पिछले साल अगस्त में ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया था। बर्खास्त होने से कुछ घंटे पहले हचानी ने एक वीडियो संदेश में कहा कि सरकार ने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद कई क्षेत्रों में प्रगति की है, जिनमें देश की खाद्य और ऊर्जा जरूरतों को सुरक्षित करना शामिल है। और अब पेरिस ओलंपिक की खबरें। बुधवार का दिन भारतीय खेमे में निराशा लेकर आया। दिन की शुरुआती 50 किलो फ्री स्टाइल भार वर्ग के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी विनेश फोगाट के डिस्क्वालीफाई होने की खबर से हुई। विनेश का वजन थोड़ा सा ज्यादा पाया गया था। इसी वर्ग की नई ओलंपिक चैंपियन अमेरिका की सारा हिल्डेब्रांट ने फाइनल में अपने सामने विनेश को न पाकर दुख जाहिर किया। 53 किलो भार वर्ग की फ्री स्टाइल कुश्ती में अंतिम पंगाल तुर्की की जेनेब येटगिल से 10-0 से हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गयी। टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीत चुकी मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग में भारत की एकमात्र उम्मीद थी। महिलाओं के 49 किलो भार वर्ग के स्नैच में 88 और क्लीन और जर्क में 111 कुल 199 किलो वजन उठाकर मीराबाई चानू चौथे स्थान पर रही। आकाशवाणी से बात करते हुए मीराबाई चानू ने ये कहा, मेरी तरफ से तो मैंने पूरा कोशिश किया, हाथ से मेरा मेडल निकल गई। बोलना चाहती हूँ कि मैंने मेडल इंडिया के लिए नहीं दे पाई। एथलेटिक्स में भारत का निराशाजनक प्रदर्शन जारी रहा और पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपल चेज में अविनाश साबले 8 मिनट 14.18 सेकंड्स के समय के साथ 11वें स्थान पर रहे। इस स्पर्धा का स्वर्ण 8 मिनट 6.05 सेकंड्स के समय के साथ मोरक्को के सुफियान बक्काली ने जीता। आज पुरुषों के जेवलिन थ्रो में टोक्यो ओलंपिक खेलों के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा अपने दूसरे ओलंपिक पदक पर भाला फेंकने उतरेंगे। पुरुष हॉकी में भारत लगातार दूसरे ओलंपिक खेलों में अपना कांस्य पदक का मुकाबला खेलेगा। इस बार सामने होगी स्पेन की टीम। गोल्फ के महिला वर्ग में दीक्षा डागर और अदिति अशोक आज गोल्फ कोर्स में उतरेंगी। फ्री स्टाइल कुश्ती के पुरुष वर्ग के 57 किलो भार वर्ग में अमन सहरावत के सामने होंगे नॉर्थ मैसेडोनिया के व्लादिमीर इगोरोव और इसी भार वर्ग के महिला वर्ग में अंशु मलिक के सामने होंगी अमेरिका की हेलन मैरोलिस। पेरिस से मैं महेंद्र सिंह लालस। इस बीच विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक्स में कुश्ती के फाइनल मुकाबले में वजन बढ़ने के कारण कल अयोग्य घोषित किए जाने के बाद खेल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। विनेश फोगाट स्वर्ण पदक के 50 किलोग्राम वर्ग में खेले जाने वाले फाइनल मुकाबले से पहले करीब 100 ग्राम भार अधिक होने के कारण अयोग्य घोषित कर दी गई थी।
भारत ने काठमांडू के दशरथ स्टेडियम में मेजबान नेपाल को 3-2 से हराकर कावा महिला वॉलीबॉल नेशंस लीग का खिताब जीत लिया है। मध्य एशियाई वॉलीबॉल संघ कावा महिला वॉलीबॉल नेशंस लीग में भारत ने दूसरी बार खिताब जीता है। लीग चरण में एक बार नेपाल से हारने के बावजूद भारत फाइनल में चैंपियन बनने में कामयाब रहा। नेपाल ने रजत पदक हासिल किया और ईरान ने टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीता। देश के पूर्वी, पश्चिमी, मध्य पश्चिमोत्तर और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार तक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर में तेज वर्षा हो सकती है। अगले 5 दिनों के दौरान देश के दक्षिणी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। निचले तथा मध्य क्षोभमंडल का स्तर ऊंचाई पर दक्षिण पश्चिम की ओर रहने के साथ झारखंड, इससे सटे उत्तरी ओडिशा और छत्तीसगढ़ में चक्रवातीय प्रभाव बना हुआ है, जिसके कारण अगले 24 घंटों के दौरान इस क्षेत्र में कम दबाव बनने की संभावना है। इस बीच दिल्ली के कुछ हिस्सों में कल शाम बहुत हल्की वर्षा हुई और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आज भी दिल्ली में हल्की वर्षा होने का अनुमान है। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार बल। केंद्र सरकार ने 33 राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। ये पुरस्कार विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। इसरो चंद्रयान 3 टीम को अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में योगदान के लिए विज्ञान टीम पुरस्कार दिया जाएगा। भारतीय विज्ञान संस्थान के पूर्व निदेशक प्रोफेसर जी पद्मनाभन को जैविक विज्ञान के लिए विज्ञान रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है। सभी श्रेणियों के लिए पुरस्कार 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में दिए जाएंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं प्राची प्रिया। धन्यवाद फरहत। पेरिस ओलंपिक के फाइनल में भारतीय पहलवान विनेश फोगाट के बाहर होने की खबर सभी अखबारों के आज पहले पन्ने पर है। जनसत्ता लिखता है 1 अरब 40 करोड़ उम्मीदों पर 100 ग्राम अति भारी, वजन बढ़ने के कारण विनेश फोगाट अयोग्य, पदक से वंचित। देशबंधु की सुर्खी है ओलंपिक में भारत को झटका, संसद में गूंजा विनेश का मामला। वहीं अमर उजाला ने स्वदेश लौटी पिस्टल क्वीन मनु के भव्य स्वागत की खबर सचित्र प्रकाशित की है। राजस्थान पत्रिका अस्थिर बांग्लादेश शीर्षक से लिखता है नई सरकार के मुखिया होंगे यूनुस, नए पुलिस प्रमुख ने मांगी जनता से माफी। पड़ोस में आज बनेगी अंतरिम सरकार, उत्तर बंगाल सीमा पर घुसपैठ नाकाम। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है अंतरिम सरकार का शपथ ग्रहण आज, शांति बहाली की कोशिशें जारी। बाजार में लौटी तेजी, सेंसेक्स 875 अंक चढ़ा। धातु और ऊर्जा शेयरों में जमकर हुई खरीदारी से एनएस का निफ्टी एक बार फिर 24,000 अंक के पार। दैनिक जागरण ने यह खबर आंकड़ों सहित प्रकाशित की है। मानसून सीजन में पहली बार मिला सावन की रिमझिम बारिश का लुत्फ, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। वहीं हिन्दुस्तान लिखता है भारी बारिश ने राजधानी की रफ्तार रोकी, प्रमुख मार्गों पर जलभराव के कारण कई घंटे लगा रहा जाम। देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में बनेगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने गुरु घासीदास तोमर पिंगला को टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया। हरिभूमि की खबर है। धन्यवाद प्राची। कुछ और अन्य खबरें। लोकसभा में वित्त विधेयक 2024 पारित हो गया है। कल विधेयक के पारित होने के साथ ही वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केंद्र सरकार के वित्तीय प्रस्ताव प्रभावी हो गए हैं और बजट प्रक्रिया संपन्न हो गई। लोकसभा में विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मोदी सरकार का उद्देश्य कर ढांचे को सरल बनाने के साथ ही देश में विकास तथा रोजगार के अवसर बढ़ाना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वेलिंगटन में न्यूजीलैंड अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्र निर्माण का बड़ा माध्यम बताया। रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। इसरो भू अवलोकन उपग्रह के प्रक्षेपण के साथ स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाएगा। बांग्लादेश में नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का शपथ ग्रहण आज। पेरिस ओलंपिक में मौजूदा चैंपियन नीरज चोपड़ा आज भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक के लिए खेलेंगे। कांस्य पदक के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना स्पेन से। और भारत ने नेपाल को हराकर कावा महिला वॉलीबॉल नेशंस लीग जीती। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।